अमेरिका के संबंध में अक्सर ये कहा जाता है कि अमेरिका की ना तो दुश्मनी अच्छी और ना ही दोस्ती। अब हाल ही में ये कथन जो है वो चाइना के संबंध में भी उतना ही सटीक तरीके से लागू होता है। अब चाइना के बारे में अगर आप कहें तो चाइना की दुश्मनी तो अच्छी है ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ चाइना की जो दोस्ती है वो भी बहुत अच्छी नहीं कहलाती, क्योंकि चाइना के बारे में कहा जाता है कि अगर चाइना आपके देश में निवेश कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि चाइना के निहित हित उसमें मौजूद है। तो आज इस वीडियो में हम चाइना की इसी पॉलिसी, जिसको डेट ट्रैप पॉलिसी कहा जाता है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा अगर आप देखें, सबसे पहले हम खबर पे चर्चा करेंगे। खबर के बाद पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण का रुझान क्या रहा है, किस तरह से लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अलग-अलग देशों में चीन की कितनी हिस्सेदारी रही है ऋण को लेकर के, आर्थिक और सामरिक क्या निहितार्थ आपको देखने को मिले हैं, और इसके साथ-साथ भारत के लिए यहाँ पर क्या-क्या खतरे चाइना की इस पॉलिसी की वजह से मौजूद हैं, इन खतरों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा और आप इस सवाल का जवाब जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूचना आपके लिए ये है कि दृष्टि आईएएस का जो मुखर्जी नगर का कैंपस था वो नोएडा में शिफ्ट हो गया है और नोएडा में जीएसआईएस फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं उनकी भी शुरुआत हो चुकी है। हिंदी माध्यम में भी क्लासेस हैं, अंग्रेजी माध्यम में भी क्लासेस हैं। तो आप अगर चाहें, यदि आप जो है किसी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का नंबर यहाँ पर मौजूद है 9311 406 और 440। नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके काफी करीब आपको ये नया कैंपस देखने को मिल जाएगा। एक सूचना जो है वो संभव प्रोग्राम को लेकर के है। 2025 के एग्जाम को टारगेट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है तैयार किया गया है, जहां पर आपको 10 प्रीलिम्स के सवाल, रोज मेंस के 2 सवाल और जीएस पेपर का सारा विश्लेषण, पीवाईक्यूज का एनालिसिस, और आप वहां पर टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट की खास बात यह है कि रियल टाइम रैंकिंग आपको मिलेगी, और सबसे खास बात इस प्रोग्राम की यह है कि सभी उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क प्रोग्राम है, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोग्राम का लाभ जो है आप यहाँ से उठा सकते हैं। चलिए अब बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले खबर पे बात की जाए। तो खबर आपकी यही है कि चीन की डेट डिप्लोमेसी को लेकर के, यानी कि ऋण कूटनीति को लेकर के कुछ डेटा जो है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया है। डेटा में अगर आप देखें तो डेटा आपका ये बताता है कि 2023 के अंत तक, डेटा में ये कहा गया है कि 2023 के अंत तक दुनिया के द्विपक्षीय बाह्य ऋण का 25% से अधिक हिस्सा जो है वो चाइना का होगा, और इस तरह से चाइना जो है विश्व स्तर पर सबसे शीर्ष ऋणदाता जो है, सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश जो है वो बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो चाइना जो है वो सबसे ज्यादा लोन दूसरे देशों को प्रदान करता है। 2 दशक पहले की अगर आप बात करें, आज से तकरीबन 20 साल पहले अगर आप देखें तो चाइना की जो हिस्सेदारी हुआ करती थी वो काफी ज्यादा कम हुआ करती थी, लगभग 1% के आसपास मौजूद थी। लेकिन अभी अगर आप देखें तो अभी ये बढ़कर के कितनी हो गई है, अभी ये बढ़कर के 25 से 26% के आसपास पहुंच चुकी है। 2 दशक पहले की अगर आप बात करें, तकरीबन 20 साल पहले की बात करें, चाइना कहीं भी नहीं हुआ करता था। 2 दशक पहले आपको जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, इस तरह के देशों का जो वर्चस्व था वो देखने को मिलता था। लेकिन पिछले 20 सालों में अगर आप देखें तो चाइना की जो हिस्सेदारी है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय ऋण में बहुत तेजी से बढ़ी है, और चाइना ने अलग-अलग देशों को बहुत बड़े लेवल पर जो है लोन प्रदान किया है, ऋण प्रदान किया है। इसके बहुत सारे नुकसान रहे हैं, उन नुकसानों पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमने खबर यहाँ पर देखी। खबर के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का रुझान रहा है उसकी आप बात करें तो वैश्विक स्तर पर 1973 का जो हमारे पास डेटा मौजूद है वो डेटा ये बताता है कि 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोटल जो लोन दिया गया था, उस लोन की जो वैल्यू थी वो तकरीबन आपका $49.5 बिलियन के आसपास थी। अब एक चीज यहाँ पर जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो जिस लोन की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं, जैसे कि आपका आईएमएफ हो गया, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका लोन इसमें शामिल नहीं है। इसमें केवल जो देश लोन देते हैं एक दूसरे को, वो लोन यहाँ पर शामिल है। तो 1973 में अलग अलग देशों ने जो एक दूसरे को लोन दिया था उसकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी $49.5 बिलियन के आसपास,
और 2023 का डेटा ये बताता है कि ये वैल्यू बढ़ करके 741.4 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। यानी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी यहां पर आपको देखने को मिली है। अब चीन की हिस्सेदारी की अगर आप बात करें कि इसमें चीन की हिस्सेदारी कितनी रही है, तो इस अवधि में अगर आप देखें पिछले कुछ समय 1973 की अगर आप बात करें, तो चीन की जो हिस्सेदारी हुआ करती थी अंतरराष्ट्रीय ऋण में, वो मात्र आपका 1 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करती थी। और अभी अगर आप देखें, वर्तमान समय में अगर आप देखें, तो ये बढ़ करके 193 बिलियन डॉलर के आसपास जो है पहुंच गई है। अगर चीन की हिस्सेदारी की बात करें तो आज से तकरीबन 20 साल पहले अगर आप देखें, 2003 के आसपास अगर आप देखें, तो चीन की हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय ऋण में मात्र 1% की हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ करके 2013 में 16% हो गई और 2023 में ये बढ़ करके 26% के आसपास पहुंच गई है। यानी कि 2003 में मात्र 1% हिस्सेदारी चाइना रखता था और अभी चाइना जो है वो 26% हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय ऋण में रखता है। तो ये एक बड़ा उछाल जो है वो चाइना के लोन मार्केट में देखने को आपको मिला है। समय के साथ साथ अलग अलग ऋणदाताओं की बात करें तो 1973 से 1983 के आसपास तकरीबन आपका ये जो पूरा 10 साल का पीरियड था, इसमें अमेरिका जो है उसकी अंतरराष्ट्रीय जो ऋण है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हुआ करती थी। उस समय अमेरिका की जो हिस्सेदारी थी वो तकरीबन आपका 36% के आसपास थी, जो कि अभी 2023 में घट करके 4% के आसपास रह गई है। इसके बाद अगर आप देखिए 1993 से 2013 के बीच में जापान सबसे ज्यादा ऋणदाता था, सबसे ज्यादा लोन प्रदान कर रहा था और 2013 के बाद अगर आप देखिए तो चाइना ने जापान को रिप्लेस कर दिया है और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाइना जो है वो सबसे ज्यादा ऋण अलग अलग देशों को प्रदान करता है। चाइना के बाद आपको और देश देखने को मिलेंगे, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इसके अलावा नीदरलैंड्स हो गया, तो ये सारे देश आपको पीछे नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो पिछले 20 सालों में चाइना की जो हिस्सेदारी है अंतरराष्ट्रीय ऋण में वो काफी ज्यादा बढ़ी है। तो एक तो ये हमने चाइना की हिस्सेदारी की बात कर ली है, क्या ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड को देखा। अब चाइना की हिस्सेदारी अलग अलग देशों में आप देखें कि अलग अलग देशों ने चाइना से कितना लोन लिया है, उसकी क्या सिचुएशन है, उस पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान ने चाइना से तकरीबन 22 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है, जो कि पाकिस्तान के कुल लोन का तकरीबन आपका 60% हिस्सा कवर करता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अलग अलग देशों से अगर 100 रुपए उधार ले रखे हैं तो इसमें से आपके 60 रुपए तो अकेले चाइना से उधार लिए हुए हैं। और अगर आप किसी देश से 60 रुपए उधार लेकर के खड़े हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान जितना भी पैसा कमाता है उसमें से अधिकांश पैसा केवल चाइना को इंटरेस्ट देने में चला जाता है और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर पाता है, जो कि अंततः पाकिस्तान की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सीधा सा गणित है कि अगर पाकिस्तान 100 रुपए कमा रहा है और उसमें से अगर अधिकांश पैसा पाकिस्तान ब्याज के तौर पर वापस दे देता है तो फिर पाकिस्तान अपने विकास पर कभी भी पैसा नहीं लगा पाएगा। और जब पाकिस्तान अपने विकास पर पैसा नहीं लगाएगा तो पाकिस्तान कभी भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर पाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या जो है, बड़ा संकट वर्तमान समय में पाकिस्तान के सामने मौजूद है। 22 बिलियन डॉलर का लोन जो है पाकिस्तान ने ले रखा है। फिर अगला आपका लाओस है। लाओस ने 6 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है और लाओस की जो कुल लोन की हिस्सेदारी है वो 75% है। यानी कि लाओस ने जितना लोन अलग अलग देशों से लिया है उसमें से अकेले 75% जो लोन है वो चाइना से लिया गया है। और इसी वजह से लाओस में आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। लाओस की जो करेंसी है वो भी काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हो चुकी है। अगला आपको अंगोला देखने को मिलता है। अंगोला ने चाइना से 17 बिलियन डॉलर का लोन लिया हुआ है, जो कि अंगोला के कुल लोन का तकरीबन 58% हिस्सा है। फिर आपको कॉन्गो देखने को मिलेगा। कॉन्गो ने अपने कुल लोन का 88% हिस्सा जो है वो चाइना से लोन ले रखा है और इसमें भी यही वजह है कि अंगोला को अपने जो माइंस हैं, इसमें जो कोबाल्ट उत्पादन वाली जो खदानें हैं, 19 खदानें अंगोला में मौजूद है, जिसमें से 15 खदानें अंगोला को चाइना को देनी पड़ी है। तो चाइना ने अंगोला के रिसोर्सेस पर काफी ज्यादा कब्जा कर रखा है। फिर आपको श्रीलंका देखने को मिलता है। श्रीलंका के बारे में आप जानते ही हैं, श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा संकट में मौजूद थी। श्रीलंका ने चाइना से तकरीबन 8 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है, जो कि श्रीलंका की कुल इकोनॉमी का कुल जो टोटल लोन है उसका 50% हिस्सा कवर करता है। और यही वजह है कि जब श्रीलंका इस लोन को वापस नहीं कर पाया था तो साल 2017 में श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो चाइना को देना पड़ा था।
तो आप देखेंगे लगातार चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी है उसमें ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंड यहाँ पर आपको ये नजर आएगा कि सबसे पहले चाइना क्या करता है, सबसे पहले चाइना किसी देश को लोन देता है, लोन देने के बाद यानी किसी प्रोजेक्ट में उन पर इन्वेस्ट करता है, उसको लोन दिया जाता है। लोन देने के बाद ये जो देश है इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इंटरेस्ट देने का मतलब ये है कि ये अपने डेवलपमेंट पर बिल्कुल भी खर्च नहीं कर पाएंगे और कभी भी इनका विकास नहीं होगा। जब इनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये कभी अपना लोन भी वापस नहीं कर पाएंगे और हमेशा चाइना के लोन के तले दबे रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अधिकांश आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है ये फेल हो जाते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते। ना तो आपको अंगोला में देखने को मिला कि प्रोजेक्ट कोई सफल हुआ, ना ही पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट सफल हुआ, ना ही श्रीलंका में कोई प्रोजेक्ट सफल हुआ। तो प्रोजेक्ट हमेशा फेल हो जाते हैं। फिर जब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि उस देश ने जो लोन लिया था वो लोन कभी भी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए ही तो लोन लिया गया था। तो जब लोन का पैसा ही वापस नहीं आएगा तो अंततः ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट चाइना के हाथों में ही चला जाता है, चाइना को ही दे दिया जाता है। यही चीज आपको अंगोला में भी देखने को मिली, यही चीज आपको जो है श्रीलंका में भी देखने को मिली, यही आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिला। तो ये चाइना की डेट डिप्लोमेसी का एक ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, इम्पैक्ट की अगर आप बात करें तो इसका आपको बहुत ज्यादा आर्थिक और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो आपका देश है वो अधिकांशतः वित्तीय संकट में आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है। इसमें आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको याद होगा बीते दिनों तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले एक खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस का जो है सामना कर रहा था, जहां महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे जा रही थी। और वही हाल श्रीलंका का भी था। श्रीलंका भी फॉरेन रिजर्व की क्राइसिस से गुजर रहा था। और इन दोनों संकटों में, इन दोनों क्राइसिस में जो एक कॉमन चीज थी वो था आपका चाइना। तो चाइना जहां भी आपको इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आता है वहां पर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर आती है। इसके अलावा जो चाइना पर निर्भरता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसके बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा चाइना अक्सर जिन बुनियादी परियोजनाओं में निवेश करता है उन परियोजनाओं की वजह से उस देश का जो कर्ज का बोझ है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और अंततः इसका परिणाम ये रहता है कि जिस देश को चाइना ने लोन दिया है, चाइना उस देश की जो घरेलू राजनीति है वहां पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का जो प्राथमिक उद्देश्य है, या फिर आप ये कहें कि इस तरह के लोन देने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है रिसोर्सेज को कैप्चर करना। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखें तो रिसोर्सेज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जिस देश के पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद है वो देश उतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो चाइना अपने क्षेत्र में जो रिसोर्सेज, चाइना के पास ऐसे बहुत कम रिसोर्सेज मौजूद है, तो चाइना इसीलिए लगातार आपको अपने आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए चाइना आपको अरुणाचल प्रदेश में लगातार और जो है बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आता है, लद्दाख में बहुत अग्रेसिव नजर आता है, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर रिसोर्सेज प्रबल मात्रा में मौजूद है। और यही चीज चाइना को जो है दूसरे क्षेत्रों में भी लेकर के जाती है। यही चीज चाइना को अफ्रीका में भी लेकर के जाती है, क्योंकि अफ्रीका में अगर आप देखें तो वहां पर रिसोर्सेज की मात्रा, रिसोर्सेज जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है और उनको जो है चाइना कैप्चर करना चाहता है। यही स्ट्रैटेजी चाइना हमेशा से अपनाता रहा है। तो ये कुछ इंप्लीकेशंस की हमने बात की। अब यहाँ पर भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है, तो जब भी चाइना के संदर्भ में भारत के लिए खतरे की बात की जाती है तो एक स्ट्रैटेजी का जिक्र आता है, एक रणनीति का जिक्र आता है, जिसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी में कहा जाता है कि चाइना दरअसल क्या कर रहा है, तो भारत के आसपास अगर आप देखेंगे तो चाइना वहां पर जो है एक आप कह सकते हैं एक बाधा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप मैप पर देखें तो चाइना ने क्या किया है, चाइना के पास जो है ग्वादाहार पोर्ट मौजूद है पाकिस्तान का, ओमान में इसके अलावा अगर आप देखें तो मालदीव में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो भी चाइना के पास है, इसके अलावा बांग्लादेश का चित्तौड़ बंदरगाह जो है वो भी चाइना के पास मौजूद है। तो ये अगर आप देखें यहाँ पर तो चाइना ने एक पूरा आप कह सकते हैं जाल यहाँ पर भारत के आसपास बिछा रखा है। इसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। तो इससे चाइना जो है भारत को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन इसी स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए भारत भी स्ट्रैटेजी लेकर के आता है। भारत की स्ट्रैटेजी को कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। तो ये आप देखिए कि ये भारत की स्ट्रैटेजी का मैप है। भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने जो बेसिस हैं वो स्थापित किए हैं, जैसे ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वहां पर भारत का बेस मौजूद है। इसके अलावा ओमान का जो दकम बंदरगाह है वहां पर मौजूद है। सिचिल्स का जो बंदरगाह है वहां पर है।
इंडोनेशिया पे भारत का बेस मौजूद है, सिंगापुर में है, वियतनाम में है, जापान में है और मंगोलिया में है। तो ये वो क्षेत्र है जहां से भारत जो है वो चाइना को कवर करने की कोशिश करता है और इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। तो दो स्ट्रैटेजी आपको याद रखनी है। चाइना की स्ट्रैटेजी को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी और भारत की स्ट्रैटेजी को कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। तो ये दो रणनीतियां हैं जिनके बारे में हमने बात की। अब यहाँ पर टॉपिक को समाप्त करते हैं और अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति किसके संदर्भ में इस्तेमाल की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी चीन की सामरिक रणनीति, ऑप्शन बी भारतीय रक्षा नीति और ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।